बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं, ताकि आप कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई अहम गतिविधियों और आधुनिक तकनीकों से रूबरू हो सके, साथ ही मिल सके सफल किसान से भी। तो इसी सिलसिले को आइए आज भी जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए अब कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, सम्मेलन से प्रगति की ओर। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 सालों में कृषि क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। अगर मोटे तौर पर हम खाद्यान्न का उत्पादन ही देखें तो 40% बढ़ा है। ये उनकी विजन का, नीतियों का, योजनाओं का, कार्यक्रमों का ही प्रभाव है। लेकिन फिर भी अनंत संभावनाएं काम करने की और हमारे सामने लक्ष्य है। भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पोषण युक्त अनाज, फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में जनता के लिए उपलब्ध कराना है। किसानों की आजीविका ढंग से चले, खेती फायदे का धंधा बने, इसकी कोशिश करनी है। और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उत्पादन देने वाली बनाए रखना है। और इसके साथ साथ भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और इन्हीं सबको ध्यान में रख के हमने देखा काम बहुत हो रहा है, लेकिन अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरह के कामों में लगी है। आईसीआर और कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे वैज्ञानिक लगे। आईसीआर के अलग अलग संस्थान रिसर्च करते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग काम करती है, केवी के अलग काम करते हैं, और कृषि विभाग राज्य शासन के, केंद्र शासन के, वो अपना काम कर रहे हैं। मन में ये विचार आया कि सब काम कर रहे हैं विकसित खेती और समृद्ध किसान के लिए, लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं। इनको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, और तभी विचार मन में आया, वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, एक टीम बनाई जाए पूरी, कि सब मिलके एक दिशा में काम करें, जिनमें किसान भी शामिल हो। और इसी विचार को लेकर हमने बनाया विकसित कृषि संकल्प अभियान। मित्रों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, लेकिन वैज्ञानिक हमारे ऋषि हैं, एक तरह से शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनसे सीधे किसानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, इस काम में लगे सारे अधिकारी मित्रों को भी बधाई दूंगा, राज्य सरकारों को धन्यवाद दूंगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केबी के, आईसीआर, उन्नतशील किसान मिलकर इस अभियान में जुटे हैं। और इसके अद्भुत परिणाम, एक तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2170 टीमें हमने बनाई थी, जिनमें साइंटिस्ट के अलावा बाकी लोग भी शामिल थे। इनमें वैज्ञानिक थे 8,280, 8,280, 3,377 ये हमारे अधिकारी थे, उनके साथ प्रगतिशील किसान भी थे। इस अभियान के तहत 60,281, 60,281 विलेजेज में हम पहुंचे। मतलब कार्यक्रम हुए
60,281, लेकिन इसमें केवल इतने ही गांव के किसान सम्मिलित नहीं हुए थे। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 गांव के आसपास के गांव के किसान भी आए। तो कुल मिला के हमारा संवाद हो गया 1,42,934 गांव, 1,42,934 विलेजेज, और इनमें लगभग 1,34,00,000 किसानों से सीधा संवाद वैज्ञानिकों का हुआ। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इनके अतिरिक्त कई विशिष्ट लोग भी, जिनमें जनप्रतिनिधि शामिल थे, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए अलग अलग स्थानों पर, 16 केंद्रीय मंत्री सम्मिलित हुए, राज्यों के 73 मंत्रीगण राज्यों के सम्मिलित हुए, 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सम्मिलित हुए और 230 MLA सम्मिलित हुए। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, इस स्तर के अनेकों जनप्रतिनिधि आए, लगभग 1000 से ज़्यादा वो इससे सक्रिय रूप से जुड़े, कई जगह आए। हमने कोशिश की कि इसमें देश में यह अभियान सर्वव्यापी हो, और इसलिए हमने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स पर भी विशेष ध्यान दिया। कई बार वो छूट जाते थे, तो 177 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के 1024 विकास खंडों में, ब्लॉक्स में 8,500 कार्यक्रमों का आयोजन उनमें भी हुआ, और लगभग 18 लाख किसानों तक हम लोग पहुंचे। नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्रीस्टैक का आयोजन किया गया। इस दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। जो डिजिटल क्रांति है ये मूल रूप से आपको सशक्त करने के लिए बनाई जा रही है। जब ये फार्मर रजिस्ट्री बन जाएगी और जो डिजिटल क्रॉप सर्वे हो जाएगा, इसमें जो आपको फार्मर आईडी के साथ साथ अब हम लोग एक छोटा सा एक फार्मर आईडी पहचान कार्ड भी आपको राज्य सरकारों के माध्यम से वितरित कराएंगे। जब ये कार्ड आपके हाथ में होगा तो ये आप एम्पावर होंगे कि आपको छोटे छोटे कामों के लिए, जिसमें राजस्व आपकी ज़मीन की या आपके द्वारा बोई गई फसल की जानकारी देनी होती है, चाहे आपको खरीद के लिए जाना हो MSP की, चाहे KCC बनाना हो, चाहे और कार्य हो, उसमें आपको अब किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपके पास वो अधिकार होगा कि आप वो दिखाएंगे और वहाँ पर आपका डेटा जो है सीधे सीधे कैप्चर हो जाएगा, जो राजस्व विभाग के पास रहता है या कृषि विभाग पे रहता है, और वो डेटा आने से वो सेवा आपको स्वतः ही सर्टिफाई होकर उपलब्ध हो जाएगी। तो उतना ज़्यादा ये आपको सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए ये अभियान है। तो आप अधिक से अधिक इससे जुड़िए। अपने विभाग में, कृषि विभाग से जब भी कैंप लगे या अपने कॉमन सर्विस सेंटर में फार्मर आईडी ज़रूर बनवा लीजिए, जितने भी भूमि रखने वाले किसान हैं। और आपका जो डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा उसकी जानकारी आपको SMS में आएगी। आप उसको देखिए कि जो आपने बोया था वही आपके क्रॉप आपके उस सिस्टम में रिकॉर्ड हुआ है, और अगर डिफरेंट रिकॉर्ड हुआ है तो उसकी आप ग्रीवेंस उठाइए, उसकी शिकायत करिए, और अगर सही क्रॉप रिकॉर्ड हुआ है तो आप अपने पास रखिए, और आपका जो सर्वेक्षण भी सही होगा, आपका लैंड रिकॉर्ड भी सही रहेगा, और आपको इससे भविष्य में बहुत सुविधाएं होंगी और आपका ज़मीन सुरक्षित रहेगी, और साथ ही साथ सेवाएं लेने में आपको जो है वो कार्ड इस्तेमाल किया जा सकेगा कहीं भी आप जाएंगे, और ये आपके लिए ही, आप ही का होगा। कोई इसमें निजता भंग नहीं होगी, और किसी को ये डेटा नहीं जाएगा जब तक आप उसकी सहमति ना दें। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान।
भारत में कृषि परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। जहां एक और कृषि क्षेत्र में नित नए अनुसंधान हो रहे हैं, तो वहीं किसान भी अब आधुनिक तकनीकों को अपनाने लगे हैं। इसी में अत्याधुनिक तकनीक है कृषि ड्रोन की, जिसका किसान अगर इस्तेमाल करे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। जहां एक और फसल की निगरानी आसानी से हो सकती है, तो वहीं कीटनाशक उर्वरकों का छिड़काव भी बेहद आसान हो जाता है। इसके और क्या कुछ लाभ है, आइए विस्तार से जानते हैं। वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन और कड़ी मेहनत का परिणाम है ड्रोन तकनीक। हाल के समय में कृषि में ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी उपयोगी साबित हो रही है। खेती में ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब किसान बड़ी सरलता से जान पाते हैं कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। और साथ ही हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से खेतों से ताजी सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेजना भी आसान हो गया है। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा पा रहे हैं। बात करें सिंचाई की, तो ड्रोन की मदद से बड़े क्षेत्रों में भी सिंचाई करना आसान हो गया है। ड्रोन में लगी मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल जाती है। खेती में ड्रोन तकनीक आने से पहले खेती के काम में समय और श्रम दोनों ही ज्यादा लगते थे। ड्रोन का उपयोग कर 6 मिनट में 1 एकड़ खेत में दवा का छिड़काव संभव हो सका है। साथ ही पहले की तरह 200 लीटर पानी की जरूरत नहीं, केवल 10 लीटर में ही काम हो जाता है। यही नहीं, दवा का छिड़काव सारे पौधों पर अच्छे से हो जाता है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। किसान भाई अपने खेतों में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन का अधिकृत होना जरूरी है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं आलू किसानों के लिए बड़ी घोषणा के बारे में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आलू किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए जल्द ही आलू पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने का ऐलान किया है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। ऊना जिले में 20 करोड़ की लागत से आलू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे मूल्यवर्धन और किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा। पहले से प्राकृतिक खेती वाली फसलों के लिए MSP लागू है, जिसे अब जलवायु अनुकूल और टिकाऊ खेती तक विस्तार दिया जाएगा। राज्य की 80% आबादी खेती पर निर्भर है और कृषि का GDP में 14% योगदान है। बढ़ते कैंसर मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने केमिकल फ्री खेती पर जोर दिया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, दलहन और पारंपरिक बीजों को बढ़ावा देने जैसे उपाय सुझाए। यह नीति राज्य की कृषि को टिकाऊ, लाभकारी और स्वास्थ्य केंद्रित दिशा में ले जाने का संकेत देती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर।
खेती किसानी के अलावा अगर पशुपालन को किसान अपनाते हैं तो ये उनके लिए अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन सकता है और उनकी कामयाबी का राज भी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है विनायक नरावणे ने, जो पुणे में रहते हैं और इन्होंने बकरी पालन को चुना। बकरी पालन के जरिए इन्हें किस तरह से कामयाबी मिली है, आइए विस्तार से जानते हैं खुद इनसे मिलकर। बकरी आकार में छोटी और शांत स्वभाव वाली होती है, इसीलिए इसे रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। ये हर तरह की जलवायु में रह सकती है और किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या झाड़ियों को खा सकती है। इसी कारण दूसरे पशुओं के मुकाबले बकरी पालना कम खर्चीला है। ये साल में 2 बार भी बच्चे को जन्म दे सकती है और इसके मेमने जल्द तैयार हो जाते हैं। बकरी जिन झाड़ियों, घास और पत्तियों को खाती है वो कई तरह के औषधीय गुण लिए होती है। ये गुण बकरी के दूध में भी चले जाते हैं। महाराष्ट्र के विनायक नरावणे पिछले 15 साल से विदेशी बकरियां पाल रहे हैं। दूध के लिए सानिन नस्ल और मीट के लिए अफ्रीकन बोर। हमने सोचा कि क्यों ना हम बकरी का दूध सेल करें। फार्मर को ये ऐसा नया जो है वो करता नहीं है। अभी बकरी पालन में मैंने जैसे किया, मुझे अच्छा सा मुनाफा मिला, मेरी साल की आमदनी बढ़ गई, मैं उसमें डेवलपमेंट करने लगा। इसके बराबर जब मेरे पास कोई फार्मर आता है या नया यंग जनरेशन आता है और जो पूछते हैं कि हमें ये बिज़नेस करना है तो हमें कैसा करना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ साल बच्चों को, जो यंग जनरेशन है उनको और कुछ फार्मर्स को प्रशिक्षण दिया हमने, या उनको सिखाया बकरी पालन कैसा करना है। बकरी पालन करते टाइम पे तुम खुद कितना काम कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी तक लोग जानवर आप संभाल सकते हैं, उनका डेली एक्सपेंसेस कैसा निकालना है, उसको कैसे कम करना है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ फार्मर को सिखाया। बकरी पालन में हमें शासन से, यानी पूरी भारत सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फार्मर के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है। अभी नया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 100 बकरी से 500 बकरी तक फार्म बनाने के लिए, अगर आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट 10 लाख की सब्सिडी दे रहे, 50% सब्सिडी दे रहे, ताकि 100% सब्सिडी है वो, 50% नहीं। इसको हम फार्मर को बताते हैं और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सा स्कीम है ये, जो ब्रीड डेवलपमेंट में है, मिल्क डेवलपमेंट में है और मीट डेवलपमेंट में शासन का अच्छा सा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का स्कीम है। वैसे तो हमारे किसान हजारों साल से बकरियां पाल रहे हैं, लेकिन इसे प्रमुख व्यवसाय के तौर पर कभी लिया ही नहीं गया। आज जिस तरह पशुपालन की अहमियत बढ़ रही है, उसे देखते हुए बहुत से किसान अब पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय मानने लगे हैं। विनायक नरावणे का प्रमुख व्यवसाय भी बकरी पालन ही है। 15 साल के दौरान उन्होंने खुद का एक बाजार विकसित कर लिया है। उनकी सप्लाई मुंबई, गोवा और चेन्नई तक है। एक जमाना था जब गांवों में बकरी पालने का आम रिवाज था, फिर धीरे धीरे ये रिवाज खत्म होता गया। आज के दौर में जबकि हर काम व्यवसाय का रूप ले रहा है, बकरी पालन भी व्यवस्थित तरीके से होने लगा है। इसके लिए बकायदा फार्म बनाए जा रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सरकार की ओर से सहायता भी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत कुछ राज्य में ये सहायता 100% तक पहुंच जाती है। आज हम जब भी बकरी पालन के बारे में सोचते थे तो लोग सबसे पहले ये सोचते थे कि एग्रीकल्चर, खेती हमारा मेन बिजनेस है और ये बकरी पालन या मुर्गी पालन ये हमारा सेकेंडरी बिजनेस है। तो सेकेंडरी ही हम उसको सोचते थे, कभी हमने ये नहीं सोचा कि एज अ प्राइमरी बिजनेस हमारा ये मुख्य बिजनेस भी हो सकता है। तो जब भी आज हम देखते हैं बहुत सारे यूथ अभी ये बकरी पालन में आ रहे हैं और ये सारे यूथ एज अ प्राइमरी बिजनेस उनका मुख्य व्यवसाय करके ये लोग अभी बकरी पालन करना चाह रहे हैं। जब भी आप बकरी पालन के बारे में सोचते हो तो ICAR इंस्टीट्यूट से, KVK से, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, ऐसे अच्छी जगह पे जाके आप अगर बकरी पालन का अच्छा सा ट्रेनिंग ले सकते हैं तो आप वहाँ पे जाओ, अच्छा सा ट्रेनिंग ले लो
आप कम से कम 8 से 10 फार्म्स को विजिट करो, और हो सकता है तो आप 6-7 दिन का वहाँ पे जाके पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे तो आप डेफिनेटली बकरी पालन का अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब हम बकरी पालन के बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो बकरी पालन बिजनेस मेजरली 3 रीज़न से होता है। पहला होता है मीट पर्पज़, दूसरा होता है मिल्क पर्पज़, और तीसरा होता है कि ब्रीडिंग फार्म्स। सो ये तीनों इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मीट पर्पज़ के लिए आप देखना चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा लोग अभी नॉन वेजिटेरियन है और बकरी का मीट सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मीट पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। जब हम मिल्क की बात करते हैं तो बकरी को आज हमारे भारत में 3 से 4 लीटर दूध देने वाली बकरियां अभी अवेलेबल है, और अगर ये 3 से 4 लीटर का दूध हम देखते हैं तो आज बॉम्बे है, चेन्नई है, गोवा है, यहाँ पे जगह पे जब हम महाराष्ट्र से पुणे से दूध बेचते हैं तो वो 175 रुपीज़ पर लीटर का कॉस्ट उसे मिलता है। तो बहुत ही अच्छा इनकम दूध से भी होता है, तो आप दूध पे भी फोकस कर सकते हैं। हमारे किसी दोस्त को नया बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना है या पुराने हमारा बकरी पालन का बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो आप ज़रूर ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लें। गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या बाकी की एजेंसी हो, बहुत सारी सब्सिडी की स्कीम्स अभी बकरी पालन के लिए शुरू है, जैसे NLM है, RKVY है और बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है। तो मैं सभी फार्मर से सूचित करना चाहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के लिए सेकेंडरी बिजनेस तो बकरी पालन कर ही सकते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छी आमदनी चाहिए तो आप एज अ मेन बिजनेस करके भी आप बकरी पालन को शुरू करें। आपको जब भी कुछ हेल्प चाहिए, KVK यूनिवर्सिटी और ये सारी यंत्रणाएं आपके सेवा में हाजिर है। 20वीं पशुधन गणना बताती है कि हमारे देश में बकरियों की कुल संख्या 15 करोड़ के आसपास है। ये 19वीं गणना से 10% ज्यादा थी। इसका मतलब हुआ कि देश में बकरी पालन के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। तो ये थी विनायक नरावने की सफलता की कहानी। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। किसान अगर अपनी फसल की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं और अपनी उत्पादकता में भी वृद्धि करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी मिट्टी की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप लगातार रसायनों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो मिट्टी अपनी उर्वरता खोती जाएगी। ऐसे में आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी मिट्टी को किस तरह के उर्वरकों की ज़रूरत है। आइए विस्तार से समझते हैं इस योजना के बारे में जो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो रही है। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो।
किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।